बहुत समय पहले की बात है। बिहार के एक छोटे से शांत गांव बछवाड़ा में दो भाई रहते थे, आर्यन और आलोक। दोनों एक ही कोख से जन्मे थे, लेकिन उनके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। आर्यन बड़ा भाई था, तेज, चतुर, थोड़ा लालची और अत्यंत महत्वाकांक्षी। उसे हमेशा रातों रात अमीर बनने के सपने आते थे। वहीं आलोक छोटा था, शांत, मेहनती, ईमानदार और बहुत ही सहनशील। उनके पिता राम वृक्ष जी गांव के एक सीधे साधे किसान थे। उन्होंने अपने पुश्तैनी खेतों को अपने पसीने से सींचा था, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक रात अचानक हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया। उस समय आलोक केवल 17 वर्ष का था और आर्यन 23 का। पिता के जाने के बाद दोनों भाइयों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनकी माँ राधिका देवी हर पल यही प्रार्थना करती थी कि उनके दोनों बेटे एक दूसरे की लाठी बने। लेकिन आर्यन के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने तुरंत पिता की जमीन बेचने का प्रस्ताव रख दिया। भाई, आप ये क्या कह रहे हैं? हम अपने पिता की विरासत कैसे बेच सकते हैं? ये मिट्टी तो हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। आलोक ने रुआंसे स्वर में कहा। आर्यन झिड़कते हुए बोला, तू छोटा है, तू नहीं समझेगा। इस छोटे से गांव में इस खेत के भरोसे रहकर हम ताउम्र गरीब ही रहेंगे। मैं शहर जाकर बड़ा बिजनेस करूंगा। तू भी मेरे साथ चल, वहां ऐश करेंगे। यहाँ कीचड़ में क्या रखा है? आलोक का मन नहीं माना। उसे अपने खेतों और गांव की मिट्टी से गहरा लगाव था। उसने जाने से मना कर दिया। माँ की आंखों में आंसू थे, पर वे बेबस थीं। अंततः आर्यन ने पिता की आधी जमीन बेची और शहर चला गया, जबकि आलोक गांव में ही रह गया। शहर जाकर आर्यन ने पिता की मेहनत की कमाई से व्यापार शुरू किया। शुरुआत में उसे अच्छी सफलता मिली। वो गाड़ियों, पार्टियों और शहर की चकाचौंध में ऐसा डूबा कि अपनी जड़ों को भूल गया। जब कभी वो गांव आता तो महंगे कपड़े पहनकर और मोबाइल चमकाकर आलोक का मजाक उड़ाता। अरे ओ गवार, तू अभी भी इसी कीचड़ और गोबर की गंध में जी रहा है। देख मुझे, मैं एसी में बैठता हूँ, सूट पहनता हूँ। शहर चल, तुझे कोई छोटा मोटा काम दिला दूंगा, वरना तू तो इसी मिट्टी में मर जाएगा। आलोक बस मुस्कुरा देता। उसने बची हुई जमीन पर जी तोड़ मेहनत की। उसने उन्नत खेती शुरू की, पशुपालन किया और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। धीरे धीरे पूरे बछवाड़ा गांव में आलोक की ईमानदारी और मेहनत के चर्चे होने लगे। आर्यन की चमक धमक देखकर गांव के मुखिया बिंदेश्वर सिंह काफी प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी बेटी सपना का हाथ आर्यन के लिए बढ़ाया। सपना एक बेहद घमंडी और आधुनिक ख्यालों वाली लड़की थी। आर्यन को लगा कि मुखिया की बेटी से शादी करके उसका रुतबा और बढ़ जाएगा। उनकी शादी बड़ी धूमधाम से हुई। उधर आलोक ने एक गरीब लेकिन संस्कारी कन्या ममता से विवाह किया। ममता पढ़ी लिखी तो कम थी, लेकिन उसमें सेवा और परिश्रम कूट कूट कर भरा था। वो राधिका देवी की सेवा करती और खेत में आलोक का हाथ बटाती। समय बदला। शहर में आर्यन का अहंकार उसके पतन का कारण बना। उसका पार्टनर उसे धोखा देकर भाग गया और व्यापार घाटे में चला गया। बैंक का कर्ज बढ़ता गया। ऊपर से सपना की फरमाइशें कम होने का नाम नहीं ले रही थीं। मुझे नए गहने चाहिए, मैं वही पुराने सेट पहनकर बोर हो गई हूँ। सपना, व्यापार ठप हो गया है, थोड़ा समझने की कोशिश करो। पर सपना को सिर्फ ऐशो आराम से मतलब था। अंततः बैंक ने आर्यन का घर और गाड़ी कुर्क कर दी। वो सड़क पर आ गया। दूसरी ओर आलोक की मेहनत रंग लाई थी। उसने अपनी बचत से और जमीन खरीदी और गांव का एक सफल किसान बन गया। जब आर्यन हार कर और दर दर भटक कर वापस गांव लौटा तो उसने आलोक की संपन्नता देखी। उसका अहंकार तो टूट गया था, पर मन में ईर्ष्या ने जन्म ले लिया। जब राधिका देवी का स्वर्गवास हुआ तो आर्यन ने एक घिनौनी चाल चली। उसने एक भ्रष्ट दलाल चुनमुन लाल के साथ मिलकर फर्जी वसीयतनामा तैयार करवाया, जिसमें लिखा था कि मां ने सारी संपत्ति आर्यन के नाम कर दी है। उसने पंचायत बुलाकर आलोक को घर से निकाल दिया।
आलोक ने बिना विरोध किए अपनी पत्नी ममता के साथ एक पुरानी झोपड़ी में शरण ली। उसने कहा, भाई, जमीन ले ली तुमने, पर मेरा हुनर और तकदीर नहीं छीन पाओगे। लेकिन झूठ की बुनियाद कमजोर होती है। आर्यन ने दलाल चुनमुन लाल को पैसे देने का वादा पूरा नहीं किया। गुस्से में आकर चुनमुन लाल ने पंचायत के सामने सारा सच उगल दिया। उसने साबित कर दिया कि अंगूठे के निशान और हस्ताक्षर फर्जी थे। मुखिया और पंचायत ने आर्यन को कड़ी फटकार लगाई। उसे गांव से बहिष्कृत कर दिया गया और आलोक को उसकी जमीन सम्मान सहित वापस मिली। आज आर्यन दर दर की ठोकरें खा रहा है। उसकी पहचान मिट चुकी है। वहीं आलोक ने अपने बड़े दिल का परिचय देते हुए अब भी अपने भाई के लिए प्रार्थना की, पर समय ने अपना फैसला सुना दिया था। कहानी का संदेश: मेहनत और सच्चाई का रास्ता लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन उसकी मंजिल हमेशा सुखद होती है। वहीं छल कपट से बनाया गया साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। बलियापुर गांव हमेशा से शांत माना जाता था, पर स्वर्ण देवी का घर उस शांति से बिल्कुल अलग था। स्वर्ण देवी, जिन्हें सब मांझी कहते थे, सख्त, कठोर और तानों की रानी थीं। उनके 2 बेटे शहर में रहते थे और बड़ी बहू प्रतिभा पर उनका पूरा अधिकार था। घर का हर काम उनके इशारों पर चलता था। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब छोटे बेटे ने अपनी पसंद से सुनैना नाम की मासूम, गरीब परिवार की लड़की से शादी कर ली। मांझी और प्रतिभा दोनों के मन में ईर्ष्या घर कर गई। अपनी पसंद की बहू, और वो भी इतनी साधारण। बस तभी से सुनैना पर रोज जुल्म, ताने और बेइज्जती का दौर शुरू हो गया। एक सुबह प्रतिभा मांझी का चश्मा साफ कर रही थी, तभी वह हाथ से गिरकर टूट गया। अरे, ये क्या कर दिया मैंने? प्रतिभा घबरा गई, क्योंकि मांझी का चश्मा उनकी जान से भी ज्यादा कीमती था। गलती छुपाने के लिए उसने चाल चली। वह सुनैना के पास गई। सुनैना, जरा मांझी के कमरे से बर्तन ले आना। सुनैना जैसे ही अंदर गई, टूटा हुआ चश्मा देखते ही झुककर उठाने लगी कि तभी मांझी और प्रतिभा दोनों वहीं आ पहुंची। मांझी, देखिए, इसने आपका चश्मा तोड़ दिया। नालायक लड़की, आती है तो खाली हाथ, और अब मेरी चीजें भी तोड़ती है। माँ जी, मैंने ये नहीं किया। जब मैं यहाँ आया तो ये पहले से ही टूटा हुआ था, मेरा यकीन करिए। और जुबान चलाएगी? जा, सारा काम कर और उसके बाद जंगल जाकर लकड़ियां काट ला। जब तक मैं न बुलाऊं, मेरे सामने मत आना। किस्मत अच्छी हो तो ये लौटे ही ना, फिर छोटे देवर की शादी अच्छे घर में करा देंगे। ये बात सुनैना ने दूर से सुन ली, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सारा दर्द चुपचाप आंखों में समेट लिया। पूरे दिन के बाद वह खाने की पोटली लेकर जंगल गई। टहनी काटते काटते वह थक गई और पेड़ की छांव में बैठकर खाना निकालने लगी। तभी एक काली सफेद बकरी उसके पास आकर बैठ गई। सुनैना मुस्कुराई। ले, तू भी खा ले, मेरा हिस्सा तुझसे बड़ा नहीं है। उसने 2 रोटियां बकरी को दे दी। फिर एक बूढ़ी औरत भारी सामान लेकर वहां से गुजर रही थी। वह इतनी थकी थी कि चल भी नहीं पा रही थी। अम्मा, बैठ जाइए, ये मेरी रोटी सब्जी है, आप खा लो, मेरा घर पास में ही है। मैं बस अभी घर ही जाने वाला हूँ। बेटी, तूने भूखे को भोजन दिया है, ये पुण्य व्यर्थ नहीं जाएगा। यदि कोई भी संकट आए, अपने पूर्वजों और भगवान को सच्चे मन से पुकारना। लाल कपड़ा और अगरबत्ती तेरे रास्ते दिखाएंगे। रात में अचानक घर जोर जोर से हिलने लगा, जैसे भूकंप आ गया हो। हर कमरे से अजीब आवाजें,
मानो कोई चीख रहा हो, रो रहा हो या कुछ ढूंढ रहा हो। सब डर गए। माँ जी चिल्लाई, ये सब इस सुनैना के पांव पड़ने से हो रहा है। जाकर कमरे में देख क्या है। सुनैना डरते डरते अंदर गई और प्रतिभा ने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। अब इसका खेल खत्म। कमरे में घुप अंधेरा था। अचानक फुफकार और एक विशालकाय सांप सामने। सुनैना कांप उठी। उसे जंगल वाली अम्मा की बात याद आई। कमरा खोला गया तो सब दंग। चारों तरफ सोना, गहने, सिक्के, मानो कोई खजाना फूट पड़ा हो। मांझी और प्रतिभा खुशी से पागल। हमारी किस्मत खुल गई। पर जैसे ही प्रतिभा ने एक हार उठाया, सांप प्रकट हुआ और वह डर के मारे चीख पड़ी। मांझी गिर पड़ी। उसी क्षण कमरे में तेज रोशनी फैली। जंगल वाली अम्मा प्रकट हुई। ये खजाना सुनैना का है, इसके पूर्वजों का। लोभ में पड़े तो सर्पदेव दंड देंगे। अम्मा, इन्हें छोड़ दीजिए, ये मेरा परिवार है। सुनैना, ये खजाना मंत्रों द्वारा सुरक्षित था। तेरे पूर्वजों ने इसे इसलिए छुपाया था कि एक ईमानदार, दयालु वारिस इसे पाए। जंगल की बकरी असल में यही सर्पदेव थे। वे तेरी परीक्षा ले रहे थे। तूने बिना सोचे उन्हें रोटी दी। तू ही सही उत्तराधिकारी है। बेटी, मैंने तेरा दिल दुखाया, पर तूने हमें ही बचाया। अब मेरा तुझ पर पूरा भरोसा है। बहन, मुझे माफ कर दे, मैं बदल जाऊंगी। सुनैना, ये खजाना तेरे साथ हमेशा रहेगा। सर्पदेव इसकी और तेरी रक्षा करेंगे। और अम्मा उजाले में विलीन हो गईं। उस दिन से घर बदल गया। मांझी का हृदय नरम पड़ गया। प्रतिभा सच में बदली। घर में प्यार, सम्मान और खुशहाली लौट आई। सुनैना ने खजाने का उपयोग गरीबों, अनाथों और जरूरतमंदों की सेवा में किया। गांव भर में उसका नाम आदर से लिया जाने लगा और लोग कहते, जिस लड़की को सबने कमजोर समझा, वही इस घर की असली लक्ष्मी निकली। रिया की जिंदगी हमेशा सादगी और सीमित संसाधनों में गुजरी थी। कॉलेज में उसकी सहेलियां सोनिया और नेहा हर चीज को उसकी कीमत से मापती थीं। रिया के लिए माँ के हाथ की बुनी शॉल, घर का खाना और पुरानी साइकिल प्यार और मेहनत की निशानी थी। पर सोनिया और नेहा के लिए ये गरीबी और आउटडेटेड लाइफस्टाइल के प्रतीक थे। कॉलेज की हर मुलाकात एक स्टेटस चेक होती थी। रिया, ये कैपुचिनो, ये कोई साधारण कॉफी नहीं है। इसकी कॉफी बीन्स इथियोपिया से आती हैं और एक कप की कीमत 750 रुपए है। क्या तुम जानती हो, ये तुम्हारे घर की चाय पत्ती से पूरे साल भर के खर्च के बराबर है। और हाँ रिया, मेरे इस एक्सपेंसिव मोबाइल में जो कवर लगा है, ये 2000 रुपए का है। तुम अपने उस एंटीक फोन के लिए एक कवर तक नहीं खरीद सकती। रिया को उनकी बातें सुनकर अंदर ही अंदर बहुत दर्द होता था। उसने सच मान लिया था कि अच्छी और स्वादिष्ट चीजें हमेशा 1000 लाख में ही होती हैं और वह कभी उन चीजों को अफोर्ड नहीं कर पाएगी। कॉलेज खत्म होने के बाद रिया की शादी देश के बड़े उद्योगपति शर्मा परिवार के बेटे रोहित से हुई। रिया घबराई हुई थी, लेकिन शर्मा निवास में पहुंचकर उसे पता चला कि असली अमीरी का मतलब दिखावा नहीं, बल्कि सादगी और विनम्रता है। रोहित की माँ ने उसे सिखाया कि हैंडलूम साड़ी की कीमत लाखों की हो सकती है, भले ही उसमें चमकीला काम न हो। रोहित ने उसे समझाया
कि ब्लैक ट्रफल पिज्जा की असली कीमत 600 रुपये नहीं बल्कि 120 रुपये है। एक शाम जब रिया और रोहित शॉपिंग से लौटे तो रिया ने सोनिया के 15,000 रुपये वाले पर्स की कहानी बताई। रिया, तुम्हें पता है, मेरा छोटा भाई जो हमारे ब्रांड का सामान संभालता है, उसने एक बार बताया था, सोनिया और नेहा जिस बाजार से अपनी ब्रांडेड चीजें लाती हैं, उसे शहर में फर्स्ट कॉपी का अड्डा कहते हैं। 700 रुपये की चीज को 15,000 रुपये बताना अमीरी नहीं, हीन भावना है। रिया को तब यह एहसास हुआ कि उसके दोस्त अपनी झूठी अमीरी के दम पर उसे नीचा दिखाते थे, जबकि वे खुद दिखावे के जाल में फंसे थे। 6 महीने बाद रिया और रोहित कुछ दिनों के लिए रिया के मायके आए। यह सुनकर सोनिया और नेहा तुरंत उनसे मिलने आईं ताकि वे रिया के पति और उसकी नई अमीरी का मुआयना कर सकें। सोनिया और नेहा पहले से ज्यादा दिखावा कर रही थीं। हेलो रोहित, आपका हेलीकॉप्टर कितना आरामदायक है। हम तो प्राइवेट जेट ही इस्तेमाल करते हैं, पर सुना है हेलीकॉप्टर का मजा ही कुछ और है। रिया, तुम अब भी यह पुराना फर्नीचर इस्तेमाल कर रही हो? तुम्हें तो अब इटालियन डिजाइनर सोफा मंगवाना चाहिए। मेरे घर में तो हर चीज कस्टमाइज्ड है। रिया ने उनकी बातों को अनदेखा किया और मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों रुको, मैं तुम दोनों के लिए एक खास चीज बनाती हूँ तुम्हारे टेस्ट के हिसाब से। रिया किचन में गई और रोहित की मदद से मैगी बनाई। जब वह 2 प्लेट में मैगी लेकर आई तो सोनिया और नेहा का मुंह उतर गया। रिया, ये क्या है? मैगी? हमारे घर में तो नौकर भी इसे छूते नहीं। तुम्हें पता है तुम हमें कितनी शर्मिंदा कर रही हो। और हाँ रिया, हमें ये 12 रुपए वाली मैगी नहीं खानी। तुम्हें अब एक्सपेंसिव खाना बनाना चाहिए। तभी रिया के पीछे रोहित आए। उनके हाथ में 2 मैगी के पैकेट थे, एक भारतीय और एक सफेद रंग का, जिस पर अजीब सी विदेशी भाषा में लिखा था। देखिए, रिया जानती है कि एक्सपेंसिव क्या होता है। यह जो सफेद पैकेट है ना, यह जापान से इंपोर्ट हुआ है। यह हॉट एंड सॉर फ्लेवर है। इसकी कीमत 12 रुपये नहीं है। इस एक पैकेट की कीमत हमारे इंपोर्ट ड्यूटी, शिपिंग और प्रीमियम टैक्स के साथ 1,500 रुपये है। सोनिया और नेहा की आंखें लालच और हैरानी से चमक उठीं। 1500 रुपये की मैगी! रिया ने वह 1500 रुपये वाली मैगी का पैकेट उठाया और सोनिया और नेहा के सामने मेज पर रख दिया। क्या हम इसे खा सकते हैं? मैं इसे टेस्ट करना चाहती हूँ। तुम दोनों इसे खा सकती हो, लेकिन पहले यह सुनो। तुम दोनों ने मुझे झूठी कीमतों से डराया, अब मैं तुम्हें सच्ची कीमत बताऊंगी। रिया ने धीरे से उस जापानी मैगी के पैकेट को फाड़ा और उसमें से नूडल्स निकालकर मेज पर रख दिए। फिर उसने भारतीय मैगी का पैकेट फाड़ा और उसके नूडल्स भी मेज पर रख दिए। देखो, दोनों नूडल्स एक जैसे दिखते हैं, स्वाद भी लगभग एक जैसा है। 12 रुपये वाले में भी वही मैदा है और 1500 रुपये वाले में भी। मैंने यह इम्पोर्टेड मैगी जानबूझकर मंगवाई। रिया ने अचानक एक चाकू उठाया और उस 1500 रुपये के पैकेट को फाड़ बेच दिया। झूठ! इसकी कीमत 1,500 रुपये नहीं है। यह टोक्यो में सिर्फ $2 लगभग 160 रुपये में मिलती है। मैंने तुम्हें 1,500 रुपये इसलिए बताया ताकि तुम लालची हो जाओ। सोनिया और नेहा की सांसें थम गईं। तुम लोगों ने मुझे 300 रुपये की कुकी बताई, जिसकी असली कीमत 25 रुपये थी। तुमने 700 रुपये की कॉफी बताई, जो 150 रुपये की थी। और तुमने मुझे 15,000 रुपये का पर्स बताया,
जो 700 रुपए की फर्स्ट कॉपी थी। तुम लोगों ने हमेशा अपनी नकली अमीरी के दम पर मेरे और मेरे परिवार के आत्मसम्मान पर वार किया। सोनिया, तुमने जो 80,000 रुपये की साड़ी पहनी है ना, ये तुम्हारे पापा ने किसी लोकल होलसेलर से 12,000 रुपये में खरीदी थी। मेरे बिजनेस कॉन्टैक्ट्स हैं। तुम नकली दिखावा करके जी रही हो। असली अमीरी को शो ऑफ की जरूरत नहीं होती। नेहा और सोनिया का चेहरा शर्म से पीला पड़ गया। उनका सारा गुरूर और दिखावा एक पल में मिट्टी में मिल गया। आज मैं तुम्हें अपनी माँ के हाथ से बनी हुई मैगी खिलाऊंगी। इसकी कीमत केवल 12 रुपए है, लेकिन इसमें ईमानदारी, मेहनत और आत्मसम्मान का वो स्वाद है जो तुम अपनी झूठी अमीरी में कभी नहीं खरीद सकती। सोनिया और नेहा बिना एक शब्द बोले अपने दिखावे के बोझ को समेटे हुए वहां से भाग गईं। बिल्कुल सही था रिया। तुमने उन्हें दिखा दिया कि जीवन में सबसे महंगी चीजें प्यार, रिश्ता और सच्चा सम्मान कभी भी किसी कीमत के टैग पर नहीं मिलते। रिया अब जानती थी कि वह दुनिया के सबसे अमीर घरों में से एक की बहू है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी संपत्ति वह सादा जीवन है जिसे उसने कभी नहीं छोड़ा। वह मुस्कुराई और उसने अपने मायके की मेज पर रखी अपनी सादी 12 रुपये वाली मैगी खुशी खुशी खानी शुरू कर दी।